आपकी डेली होती है? नहीं नहीं, मेरी तो, हमारी इस बार कम है, पहले हमारी ज्यादा थी जब लॉकडाउन था ना, तो हम्म। उसमें रोहतक वालों को बुला रखा, तब मैंने 9 से 10 ड्यूटी दी है। अभी जो पीछे एग्जाम थे फर्स्ट ईयर तुम्हारे ही। हाँ, हमारे वाले तुम्हारे मतलब किसी एक पर्टिकुलर बैच में थी आपकी 3-4 एग्जाम्स। एमएससी में आती थी मेरी, एमएससी मैथ्स वालों में। हम्म। तो उसमें मैंने दी है, 9 से 10 ड्यूटी थी मेरी इस बार। अब वाले में बैच में 3 ही ड्यूटी है मेरी। अब ओके। सब स्कॉलर्स में डिवाइड होगी ना, अब सारे आने लग गए। तो अब मेरी 31 को ड्यूटी है, तो उस दिन आपका बैच शिफ्ट हो सकता है, वो तो कोई बात नहीं। सैटरडे को। तो इसलिए आज थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले। ओके। तो कल वाले में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप, पहले तो वो बताइए। जो नोटेशंस हमने की थी, डी यू डी टू यू, समझ आ गई थी? तो कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर वैल्यूड फंक्शन भी बना सकते हैं। जो हमने कहा था ना, यू से आर एम पे जा रहा है, उसमें फर्क क्या था? सिर्फ यू की जगह यू वन यू टू यू एम और हो गया था। तो अब भी बस इतना सा ही फर्क आएगा इसके अंदर आपके पास। आज फोर्थ क्लास है अभी आपकी इस सब्जेक्ट की, काफी पीछे चल रहे हैं। चलो, स्क्रीन विजिबल है? चलो, तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर वेक्टर वैल्यूड फंक्शन में आपके पास क्या होगा अब की बार? आपको जो u फंक्शन है, u बार कह लो से, u से आर एम पे दे रखा होगा, आर एम पे, मतलब u सबसेट ऑफ आर एन है, लेकिन उसका आंसर भी m टपल्स में आ रहा है आपके पास। इट मीन्स u बार जो भी वेक्टर है, u1 u2 um, इस तरीके का है। मतलब पहले के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ इमेज ये m इमेजेस आएंगे। यहाँ पे x1 x2 xn का फंक्शन होगा, फर्स्ट टप्पल, सेकंड टप्पल, एम टप्पल्स आ रहे हैं इसके अंदर आंसर में भी। जैसे मैंने एक मैपिंग आपको बताई भी थी, एफ एक्स वाई जेड को से मैंने इस तरीके से मैप कर दिया, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई। तो क्या बन दी गया? यहाँ पे भी आपने 3 वेक्टर। स्क्रीन नहीं दिख रही? स्क्रीन नहीं, पता नहीं क्या ही दिख रहा है, मतलब हमारी वो शो हो रही है। मतलब एक ही विंडो ना 5-6 बार दिख रही थी। मतलब नोटबुक नहीं दिख रही जहां आप लिख रहे हो। अब नहीं दिख रही। वही वही तो पूछा था मैंने, नोटबुक दिख रही है आपको? नहीं, कुछ और ही दिख रहा था। अब दिख रही है? एक सेकंड। हाँ, अब दिख रही है। हाँ, अब देखिए। ठीक है, तो जैसे हमने वेक्टर पहले पढ़ा था ना, यू से आर एम पे, यू सबसेट ऑफ आर एम था। जैसे एक एग्जांपल ही बताया था मैंने आपको, मान लो एक्स वाई जेड, यू हमने आर क्यूब ले लिया है, यू हमने क्या ले लिया? आर क्यूब यहाँ पे। और जो इमेजेस आ रही है आर एम में, देखो यहाँ पे भी आपके पास एक्स वाई जेड का फंक्शन है, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड का, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड का। तो इमेजेस भी हमने आर क्यूब में लिया। हालांकि आप डब्ल्यू भी ऐड करोगे तो आर फोर में हो जाएगी। तो इस तरीके से हम जितने में चाहते हैं उतने में इमेजेस बना सकते हैं। तो पहले वाले को नाम मैंने दे दिया u1, अगले को u2, अगले को u3, इसी तरीके से u4, जितना आप बनाना चाहो um, m टप्पल्स होंगे जितने भी बात हो रही। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। इसको हम बोलते हैं वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, जिनका आंसर भी वेक्टर में ही आ रहा है, कोई टप्पल्स बन रहे हैं। तो इस केस में भी आप डी अल्फा डिफाइन कर सकते हैं इन पे भी। जब इन पे डी अल्फा अप्लाई करेंगे तो सिमिलर वे से डी अल्फा यू वन पे हो जाएगा, डी अल्फा यू टू पे हो जाएगा, और डी अल्फा यू एम पे हो जाएगा। अलग अलग सब पे अप्लाई हो जाएगा। मल्टी इंडेक्स अल्फा आपके पास है यहाँ पे ऑर्डर। सिमिलरली डी के यू बार अगर आपको बनाना है, इंटीजर वैल्यू रखनी है ऊपर, तो इंटीजर वाला कल कैसे बताया था आपको? डी अल्फा यू बार वेयर मॉड ऑफ अल्फा इज इक्वल टू के। वो सारे नंबर इकट्ठे करो जिनका मॉड के आ रहा है। मॉड मतलब सम ऑफ दी क्वांटिटीज के होना चाहिए। कल बताया था ना, मॉड नोटेशन किसके लिए है? सम के लिए है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से नॉर्म भी निकाल सकते हैं। हर जितनी भी टर्म्स इसमें आएंगी उनका मॉड करके स्केयर, उनका सम, देन अंडर द रूट। मतलब अगर हमें नॉर्म निकालना हो वो कैसे बनेगा? समीशन मॉड अल्फा इज इक्वल टू के डी अल्फा यू बार, इसका स्केयर की पावर 1/2, ये बच जाएगा। तो ये सारे के सारे जो हमने कल पढ़े थे वो सारे हमने एक सिंगल वेक्टर पढ़े थे, जिसका आंसर एक रियल नंबर निकल के आ रहा था।
आज हमने आर एम टप्पल पे जब आंसर आ रहा हो तो उस पर भी सेम ही तरीके से काम चलेगा, बस जहाँ जहाँ यू था वहाँ यू बार बन जाएगा, इतना फर्क आएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ फॉर्मूलेज आपके पास मीजर्स और इंटीग्रल्स के हैं। मीजर थ्योरी आप पढ़ रहे होंगे, इस सेमेस्टर में है आपकी या लास्ट सेमेस्टर में पढ़ी है? इस सेमेस्टर में होगी मीजर थ्योरी, है ना? हाँ दीदी इसी में है। तो उसमें पढ़ा होगा मीजर ऑफ अ फंक्शन वगैरह निकालते हैं हम, सेट का भी मीजर निकालते हैं, और इंटीग्रल हम इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली नोटेशन ये है आपके पास, द इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ। एक फंक्शन है हमारे पास एफ, यू से लेकर आर पे, वेयर यू इज सबसेट ऑफ आर एन। एक फंक्शन है हमारे पास, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन निकालू, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ओवर दिस सेट यू। इस तरीके से हम लिखेंगे फंक्शन का इंटीग्रेशन किस पे हो रहा है, ओवर दिस सेट यू। ये यू का एलिमेंट है, एक्स बिलोंग टू यू है यहाँ पे, ये एक्स कोई सिंगल वेरिएबल नहीं है, दैट इज x1 x2 xn, इस तरीके का वेरिएबल है। तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन हमारा उसी तरीके से डिफाइन है। अगर हम इसकी बात करें, अगर एक्स सिंगल वेरिएबल होता है, सिंगल में क्या हो जाता है, कर्व बन जाता है। तो कर्व में हम कैसे लिखते हैं, अगर कर्व लें, अगर हम सी इज ए कर्व, कर्व में हम कैसे करते हैं, डी टी एफ ओवर द कर्व, ये कर देते हैं, बस यहाँ कर्व आ जाता है। अगर यही 2 डायमेंशन में होता तो क्या आ जाता है, 2 डायमेंशन के लिए सरफेस पे काम चलने लग जाता है, ds हो जाता। तो इसी तरीके से हमने n वेक्टर में लिखा है ds। जनरली हम नोटेशन देते हैं, अगर आपके पास सिग्मा कोई भी n-1 डायमेंशनल है इन आर एन, n-1 डायमेंशन का इन आर एन, हम उसको ऐसे लेते हैं समीशन एफ डी एस। तो यहाँ पे एस n-1 डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, n-1 डायमेंशनल सरफेस। तो कुछ नहीं, बस समीशन लगाने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि सिंगल इंटीग्रल है, जितने वेरिएबल उतने इंटीग्रेशन। जैसे हम सरफेस में करते हैं डबल इंटीग्रेशन, वॉल्यूम में करते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन, ऐसे n वाले में हम n इंटीग्रेशन करेंगे, बस लिख सिंगल से रहे। उसके नीचे जो लिखा हुआ उससे आपको पता चलेगा, नीचे सी लिखा हुआ तो कर्व है, नीचे एस लिखा हुआ तो सरफेस है, नीचे वी लिखा हुआ तो वॉल्यूम है, नीचे समीशन लिखा हुआ तो n-1 डायमेंशनल है, और नीचे आपके पास u लिखा हुआ है तो पूरा का पूरा सरफेस पे ही काम चल रहा है। तो आपको सिर्फ नीचे सिंबल को देख के पहचानना होता है। हालांकि आपका इतना यूज नहीं है इन सब का, ज्यादा डीप में नहीं बताऊंगी मैं आपको इनके बारे में, यूज नहीं है इनका आपका इस वाले उसमें। ये नोटेशन इसलिए बताने की पूरी बुक की नोटेशन है आपके पास, कहीं पे भी कोई वर्ड आएगा तो इन फ्यूचर। एक नोटेशन और पढ़ते हैं, फंक्शन स्पेस, मतलब वो स्पेस जिसकी डोमेन भी फंक्शन हो। आपको वो स्पेस बनाना है जिसकी डोमेन भी फंक्शन हो। तो पहला स्पेस है हमारे पास सी यू। इसका मीनिंग क्या है, इसमें वो सारे फंक्शंस आ रहे हैं जो यू से आर पे मैप हो रहे हैं, सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम यू टू आर, सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम यू टू आर। यही अगर मैं सी यू बार लिख दूं तो इसका मीनिंग क्या है, सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन विच आर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, जो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो। अगर हम क्या कह रहे हैं, वो सारे इसमें से वो फंक्शन उठाओ जो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में कुछ फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस कब बनता है, जब वो उसके नेबरहुड में कॉन्टिन्यूअस है, सिर्फ उस पॉइंट पे बात नहीं करते हैं, उसके नेबरहुड में भी, उसके आसपास भी हर जगह पे वो कॉन्टिन्यूअस है। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाता है, पॉइंट पे बात ना होके आपकी बात उस पूरी डोमेन पे होने लग जाती है, तब वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस बनता है। तो सी यू बार में वो सारे फंक्शंस हैं जो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है। अगर कहीं पे आपको सी यू बार से कोई एलिमेंट लिया गया है, इट मीन वो फंक्शन क्या है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है। आपको क्वेश्चन में कैसे दे रखा होगा, इस तरीके से दे रखा होगा, फंक्शन बिलोंग टू सी यू, तो समझ जाना फंक्शन आपको कॉन्टिन्यूअस गिवन, ये समझना आपको नोटेशन देखते ही। ऐसे अगली नोटेशन आपको ये मिली हुई दिख सकती है, लिखी हुई सी के यू। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि इसमें वो सारे फंक्शंस आएंगे यू से आर पे, जो क्या होंगे आपके पास, के टाइम्स डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस। के टाइम वो डिफरेंशिएशन भी हो सकता है उनका, और कॉन्टिन्यूअस भी है, कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो सी के यू अगर कोई भी फंक्शन इससे बिलोंग करता है, इट मीन्स क्या है, वो फंक्शन के टाइम उसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है और के टाइम वो कॉन्टिन्यूअस भी है।
समझ रहे हो बात? kth डेरिवेटिव मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, ऐसे kth डेरिवेटिव तक उसका एग्जिस्ट करेगा, ये कहना चाह रहे हैं। बताइए क्लियर हुआ ये डेफिनेशन? यस मीनाक्षी। हाँ जी दीदी। ऐसे लगता है एक बार थोड़ी देर के बाद तो कि मैं किसी को पढ़ा ही नहीं रही हूँ। नहीं नहीं दीदी, नहीं ऐसा बोलते तो बीच में सामने से जो पढ़ाया जाता है वैसा ही इंटरेक्शन बनाया करो। बाकी बैचेस में मुझे काफी अच्छा रिस्पांस मिल जाता था कि ऐसे लगता था कि सामने ही पढ़ रहे हैं वो मेरे। उनको जरा सा भी डाउट आया तभी के तभी पूछ लेते थे बीच में रोक के। डिपेंड मत हो वीडियो पे बिल्कुल भी, ऐसे सोचो मैं वीडियो मिलने ही नहीं वाली है। ये वाला सब्जेक्ट ना होता जा रहा है थोड़ा सा टिपिकल। देखो साथ साथ अगर करोगे तो टिपिकल नहीं लगेगा, रोज की नोटेशन, और अब आगे जब डेफिनेशंस पढ़ोगे तो इजीली लगेगा। अभी तो हम सब नोटेशन पढ़ रहे हैं इसलिए आपको लग रहा है, आज नोटेशन खत्म कर रहे हैं अब जो नोटेशन आएगी वो साथ साथ पढ़ लेंगे अब आगे सिलेबस में, ठीक है? ये लास्ट नोटेशन मैं आपको बता रही हूँ। देखिए इस नोटेशन में क्या है आपके पास, सी इन्फिनिटी यू का मतलब क्या है? इसमें वो सारे फंक्शन आएंगे जो इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल है। ये सेट ऑफ वो सारे फंक्शन का यू से आर तक सच दैट u इज इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल। लास्ट सेमेस्टर में तो आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से सबने रिस्पांस दिया था, क्योंकि सब्जेक्ट भी चलो मानते हैं, आप फील्ड में भी अच्छा रिस्पांस करते हो, तो हम मान सकते हैं कि हाँ ये वाला सब्जेक्ट ही थोड़ा टिपिकल है, ठीक है? लेकिन फिर भी कोशिश किया करो कि कुछ टर्म्स को कनेक्ट करो, एटलीस्ट ये तो बोला करो कि हाँ हो गया। नहीं भी हो रहा तो बोलो कि देख लेंगे हम वीडियो से एक बार, फिर पूछ लेंगे। तो ये आपके पास नोटेशन थी फंक्शन स्पेस की। इनफाइनाइट डिफरेंशिएबल, के टाइम डिफरेंशिएबल के लिए के आ जाएगा, और अगर सिर्फ सी आ रहा है तो क्वांटिटी पे बात हो रही है, और उसके ऊपर अगर बार आ जाता है तो यूनिफॉर्मली क्वांटिटी पे बार हो जाती है, ठीक है? अब जो नोटेशन बच गई है, एक दो नोटेशन और होंगी हार्डली जो बीच में यूज हो जाएंगी कहीं पे भी, तो उन नोटेशंस को हम उसी टाइम पढ़ेंगे साथ में जब टॉपिक करेंगे। उसके अलावा जो सारे नोटेशन की इसको आज अच्छे से जाके देख लो, जहाँ पे कोई दिक्कत है पूछो। कल हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ट्रांसपोर्ट इक्वेशन, मेनली उस पर कल हम काम स्टार्ट करेंगे। कल से आपका सेक्शन स्टार्ट होगा जो है, यहाँ से पेपर में अभी तक कुछ नहीं आएगा जो हमने किए 4 दिन, ठीक है? चलिए तो आज ज्यादा नहीं करा रही, नेक्स्ट टॉपिक नहीं स्टार्ट कराऊंगी मैं बीच में ही।